हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट 28 को। इससे पहले हम लोगों ने 27 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के संग्रह को आपके लिए किया गया है। यदि अब तक हमारे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले के वीडियो को भी अवश्य देखें। वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन को आपके लिए रखा गया है, तो पहले के भी वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और आप में से जो कोई भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो प्रश्नों का संग्रह है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित होता हूँ। इसमें साधारण कोटि के कम ही प्रश्न होते हैं अथवा नहीं होते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? ए एड्रिनल ग्रंथि, बी है लीवर की पित्त ग्रंथि, सी है अग्न्याशय और डी है थायराइड। आपको बताना है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कुछ ग्रंथियां सिर्फ अंतःस्रावी होती है, कुछ ग्रंथियां सिर्फ बाह्यस्रावी होती है। आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है इन चारों में से जो अंतः और बाह्य दोनों स्रावी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है विकल्प में सही जवाब है। अग्न्याशय जो है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में वह कार्य करता है। आप लोगों को पता होगा कि अग्न्याशय जो है इसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं। तो अग्न्याशय के बीटा सेल से, कौन सा सेल से? बीटा सेल से इंसुलिन नामक एक हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पर एक प्रश्न हो गया कि इंसुलिन का स्राव जो है अग्न्याशय के कौन से सेल से होता है? तो बीटा सेल से, बीटा कोशिका से। तो यह इंसुलिन करता क्या है कि शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, तो लोग समझते हैं कि चीनी बीमारी यानी शुगर पेशेंट हो गए हैं और इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, यदि ध्यान दीजिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड, तो किडनी को यदि आप ध्यान से देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो वृक्क जो है किडनी के ऊपर में इस प्रकार से एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड या हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है कि इससे एक प्रकार का जो हार्मोन स्रावित होता है उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन अथवा लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न कि लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है कि कहाँ से स्रावित होता है? तो इसी किडनी के ऊपर में स्थित ग्रंथि जिसको अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, यहीं से स्रावित होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रिनेलिन। ठीक है, तो एड्रिनेलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वह हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि रक्तचाप और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका जवाब होगा आपका एड्रिनल ग्लैंड अथवा अधिवृक्क ग्रंथि, उसी को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है अपना कि लीवर। ठीक है, तो लीवर से पित्त स्रावित होता है। लीवर से क्या स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है। लीवर में ही पित्त ग्रंथि पाया जाता है और यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायक होता है। इस पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। पित्त की प्रकृति क्षारीय होता है और यह वसा के पाचन में सहायक होता है। यदि थायराइड ग्लैंड के बारे में जाने तो यह गले के पास 2 की संख्या में होता है और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसमें आयोडीन की मात्रा होती है और इसी थायराइड से थायरोक्सिन के कम स्राव होने से थायराइड ग्लैंड का आकार बड़ा हो जाता है। तो इस रोग को घीघा, ग्वाइटर अथवा गलगंट कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 ये दोनों आप लोग ध्यान दिए होंगे। T3 और T4 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड का काम है शरीर में उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करना। थायराइड ग्लैंड का प्रमुख कार्य है पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को यानी उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पर। प्रश्न 77 है संतुलन बिंदु। क्या है? संतुलन बिंदु पर मांग में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो जब संतुलन बिंदु पर होता है तो मांग में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो इसको कहता है कि विकल्प सी यहाँ पर सही होगा कि बराबर होती है। जब व्यापार संतुलन बिंदु पर होता है तो मांग जो है वह बराबर होती है।
ये विशेषताएं पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलें तो है सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पाया जाता है? तो ए है सांची, बी है अमरावती, सी है कंगनहल्ली और डी है अजंता। तो यहाँ पर सी है जो वह सही जवाब है, कंगनहल्ली। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला जो है रूपचित्र जो है वह कंगनहल्ली में पाया जाता है। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कंगनहल्ली में पाया जाता है। और कंगनहल्ली एक गांव का नाम है जो कुलवर्गी जिला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुलवर्गी जिला कर्नाटक में स्थित है कंगनहल्ली। ठीक है, वहीं पर जो है सम्राट अशोक का उत्कीर्ण शिला रूप चित्र पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। 79 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि नहीं है पूछ रहा है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और बी है आपका बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। सी है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। डी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। यहाँ पर विकल्प जो है सी आपका सही हो जाता है कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। तब कहाँ पर है? तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 4 जिले में लगभग फैला हुआ है। सतारा है, कोल्हापुर है, शांगली है, इन सभी जिलों में फैला हुआ है, लेकिन सतारा में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो ये याद रखेंगे कि चंदोली जो है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। तो ये साधारण राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम आप कम पढ़ा करते हैं, इसको भी याद रखेंगे। दरोगा में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि जनरली कम विद्यार्थी पढ़ते हैं और फिर लगता है कि ये कहाँ से पूछ दिया। लगभग उसी प्रकार के प्रश्न को उठाने का हमारा प्रयास रहता है जो आप लोगों से अछूता रह जाता है, उसको नहीं पढ़ पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग और डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 81 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग चीरकालीन रोग की श्रेणी में आता है? चीरकालीन एक शब्द आप लोगों के लिए परेशान कर सकता है कि चीरकालीन शब्द का मतलब क्या हुआ। चीरकालीन का मतलब ऐसा होता है कि जो कुछ लंबे दिनों तक चले, ठीक ना। चीरकालीन का मतलब होता है कि लंबा दिनों तक चलने वाला ऐसा रोग जो लंबे दिनों तक आपको खींचना पड़ेगा, तुरंत नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार का रोग चारों में से मलेरिया है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है और टीबी है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जब चीरकालिक है, ज़्यादा दिनों तक चलने वाला रोग को पूछ रहा है तो विकल्प डी जो है यहाँ पर टीबी जो है सही जवाब हो जाएगा। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा चीरकालिक रोग है, तो टीबी जो है कि चीरकालिक रोग की श्रेणी में आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पर। नीचे विकल्प में तत्व और उसके संयोजकता को दिखाया गया है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यदि आप थोड़ा भी केमिस्ट्री का ज्ञान रखते होंगे तो विकल्प डी आपको लगेगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी तत्व की संयोजकता 5 नहीं होती है, मैक्सिमम संयोजकता 4 ही हो सकती है। तो सल्फर की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और कार्बन की संयोजकता 4 ये सही है, और फास्फोरस की संयोजकता 5 जो है ये गलत है। किसी भी तत्व की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 पर। 83 नंबर हमारा प्रश्न कहता है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाने का मतलब उस पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो क्या घटित होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी, बुलबुले का लोप हो जाता है या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका कि त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसमें क्या घटित होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। होता क्या है कि मान लीजिए कि साबुन का बुलबुला है, जब इस पर आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इसमें आवेश सभी
तरफ, चारों तरफ जो है कि समान रूप से फैल जाता है, और समान रूप से आवेश फैलने से इसके अंदर जो है प्रतिकर्षण हो जाता है, विकर्षण हो जाता है, जिससे अब इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 हमारा कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर जो है कि मार दिया गया। तो यहाँ पर सही जवाब जो भी हो, विकल्प मैं देता हूँ नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, और विकल्प डी तात्या टोपे। तो यहाँ पर विकल्प डी तात्या टोपे ही सही जवाब है। तात्या टोपे को उसके मित्र किस मित्र ने, तो उसके मित्र जो है मान सिंह ने धोखा दिया था। ग्वालियर के सिंधिया विद्रोह के पक्ष में नहीं थे, ग्वालियर के सिंधिया जो थे वह विद्रोह के पक्ष में नहीं थे, और मान सिंह जो है सिंधिया के प्रति जो काफ़ी वफादार थे, इसलिए मान सिंह ने क्या किया कि तात्या टोपे को धोखा दिया, उसको मदद नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये है रॉयल इंडियन नेवी में गदर, दूसरा है आपका कथन कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जैसा आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि 1931 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को। और रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1946 में, 18 फरवरी 1946 में हुआ था। तो क्रम जब देखेंगे तो 31 है, फिर 42 है, फिर 46 है, यानी 3, 2, 1 ये आपका इसका क्रम हो जाएगा, विद्रोह का क्रम। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। सबसे पहला घटना होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 को, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर होता है आपका कब? 18 फरवरी 1946 को। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन एक सुमेलित और 3 गलत है। असम, जैसा कि जानते हैं कि असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए नहीं। यदि गेहूं पूछेगा तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन जो है कि पंजाब करता है, और यदि सबसे अधिक उत्पादन पूछ देगा कि कौन करता है तो वो आपका कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। तो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जूट के लिए, ये भी आपका गलत हो जाता है। जानते हैं कि जूट के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश गन्ना और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यदि केरल की बात करें तो ये केरल रबड़ का उत्पादन करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। गुजरात जो है यह चाय के लिए नहीं बल्कि कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कपास का उत्पादन जो है गुजरात सबसे अधिक करता है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है कि पहले से सही सुमेलित है। बाकी असम चाय के लिए, उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना के लिए, और गुजरात जो है कि कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कपास जिसको बोलते हैं। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कौन सी विषय वस्तु जो है थीम जो है लॉन्च किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? ए है खेल के साथ शिक्षा, बी है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, सी है शिक्षा सबके लिए, और डी है शिक्षा का भूमंडलीकरण। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए, किसके लिए? शिक्षा क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है विषय वस्तु या थीम जो है लॉन्च किया था। तो ये बात आप याद रखेंगे। योजना से रिलेटेड बातें आपको काफ़ी याद रखना है, पढ़ाई करना है, योजना से रिलेटेड बातें पूछी जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 हमारा प्रश्न कहता है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए विक्रम संपत, बी पवन सिंह लाल, डी आराधना जौहरी, और डी शशि थरूर। तो यहाँ पर डी जो है विकल्प शशि थरूर सही जवाब है। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक जो है कि शशि थरूर है। पुस्तक और लेखक से रिलेटेड बातें भी काफ़ी चर्चित रहा होता है, काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए पुस्तक और चर्चित
पुस्तक खास करके जो कि एक अच्छे लेखक के द्वारा लिखे गए हों, ज़रूर याद कर लिया करें। और हाल के समय में यदि एक पॉपुलर लेखक किसी पुस्तक को लिखें, जैसा कि मैंने पिछले किसी वीडियो में आप लोगों को दिया भी था, तो इस प्रकार के प्रश्न को तो बहुत स्टार लगा लगा करके याद करिए, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 89 पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया? 5वीं अनुसूची में, 3री अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 4थी अनुसूची में? आपको बताना है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को जो है निर्धारित किया गया है कि किस राज्य से कितना राज्यसभा होंगे। तो इसकी चर्चा 4थी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में, 4थी अनुसूची में। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 हो गया है हमारा 90 पर। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है, इस प्रकरण को न्यूटन के किस गति नियम से समझा जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि आप लोगों को न्यूटन के तीनों गति के नियम आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो प्रश्न है, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। जैसे आप कच्ची मिट्टी पर यदि कूदते हैं, ऊपर उछलते हैं, फिर ज़मीन पर गिरते हैं तो पैर में कम चोटें लगेगी, लेकिन आप यही क्रिया पक्की पर करते हैं तो आपको अधिक चोट लगेगा। यह न्यूटन के किस गति नियम से, इस बात को हम समझ सकते हैं? प्रथम गति नियम से, द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय गति नियम से। ठीक है, तो आप न्यूटन के तीनों गति नियम को ठीक से समझें। प्रथम गति का नियम जड़त्व के नियम को देता है। तृतीय गति नियम आपका क्या कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत जो है प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है कि किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। ये जो है आपका न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। तो तीनों गति नियम को आप लोग याद कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ और कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कार्बन, टीन, क्रोमियम और एल्युमिनियम। आपके पास 4 विकल्प है, जवाब देना है। और विकल्प ए यहाँ पर, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब है आपका कि क्रोमियम जो है कि मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु जो है वह क्रोमियम है। हालांकि आपको यह भी पता चल सकता है कि कार्बन भी मिलाया जाता है, लेकिन आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रयुक्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो सही जवाब होगा क्रोमियम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 हमारा कहता है कि अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? अल्फा कण जो है किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? विकल्प ए गुरुत्वाकर्षण बल, विकल्प बी नाभिकीय बल, विकल्प सी कूलम बल और विकल्प डी चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कूलम्ब बल। अल्फा कण किस बल के द्वारा? तो कूलम्ब बल के कारण जो है प्रकीर्णित होते हैं। अल्फा कण कूलम्ब बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। कहता है चौरी चौरा जो है किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा जैसा कि आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि किस जनपद में स्थित है। तो चौरी चौरा जो है, ए है जर्मनी, बी है गोरखपुर, सी है कुशीनगर और डी है महाराजगंज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी गोरखपुर जनपद में जो है कि चौरी चौरा स्थित है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर जनपद में जो है कि स्थित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो शून्य आधारित बजट जो है किस देश में लागू किया गया था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी भारत और डी उपयुक्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपको बताना है कि शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है कि लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पर। 95 हमारा प्रश्न कहता है निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए।
और पहला है आपका संपत्ति कर, दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर, तीसरा है प्रतिभूति विनिमय कर, चौथा है सेवा कर और पांचवा है सीमा शुल्क। आपको उपयुक्त में प्रत्यक्ष कर है तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है आपको बताना है। क्योंकि प्रत्यक्ष कर जैसे ही आप बता देंगे इसका मतलब आप अप्रत्यक्ष कर को भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 और 3 जो है यह प्रत्यक्ष कर है और बाकी 2, 3 और 5 जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो संपत्ति कर और प्रतिभूति विनिमय कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिस पर लगाया जाता है वही पे करता है, और अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु पर लगाया गया कर जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा कहता है भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो है संप्रदायक। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा कहता है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदायक का संबंध जो है किससे है। स्थानकवासी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है बल्कि इसी प्रकार से लिखा हुआ ही मिलेगा आपको प्रश्न में। स्थानकवासी संप्रदाय किस का संबंध जो है कि किससे है। ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत और डी शैव मत। आपको बताना है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है कि किससे है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वैष्णव मत। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध वैष्णव मत से है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 हमारा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील, तो लैगून झील किसको कहते हैं इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। लैगून झील वे झील होते हैं जो समुद्र के बगल में होते हैं, और समुद्र का पानी जब बढ़ता है या फिर ज्वार आता है तो क्या होता है कि इसका पानी जो है कि झील में प्रवेश कर जाता है, और जब ज्वार वापस जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी झील में फंसा हुआ रह जाता है। तो इस प्रकार के झील को लैगून झील कहते हैं। तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो कौन सा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि चिल्का झील जो है ये आपका एक लैगून झील का उदाहरण है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक ना, तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैगून झील जो है, खारे पानी का झील भी इसको कहते हैं, वह चिल्का झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल की शक्तियों से कौन सा जो है ऑप्शन संबंधित नहीं है। ए राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, बी जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति, सी है राज्य विधानसभा को आहूत समन करना, स्थगित करना और भंग करने की शक्ति, और विकल्प डी है दंडों के लिए क्षमा, प्रतिलंबन, विराम अवस्था परिहार प्रदान करने की शक्ति। तो आपको बताना है कि कौन से शक्ति जो है कि राज्यपाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ जो है, राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ जो है यह राज्यपाल से संबंधित नहीं बल्कि राष्ट्रपति से संबंधित है। बाकी जो आप देख रहे हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति, और दंडों को क्षमा, प्रतिलंबन या विराम अवस्था परिहार करने की शक्ति, ये सभी राज्यपाल के पास भी होता है। और राजनयिक या सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पर। मानव शरीर का भार होता है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर का भार कहाँ पर केंद्रित होता है, ये जवाब देना है। विकल्प ए ध्रुवों पर अधिकतम होगा, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होगा। कहाँ पर जो है कि मानव शरीर का भार जो है कि किस विकल्प से रिलेटेड है। तो मानव शरीर का भार जो है वो क्या होगा कि पृथ्वी की सतह पर, विषुवत रेखा पर, मैदानी भागों पर। विकल्प ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि ध्रुवों पर क्या होगा कि अधिकतम होगा। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रतीत होगा, तो ध्रुव पर। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य
मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैव यौगिक का मतलब जीवों में पाए जाने वाला यौगिक। जैव यौगिक का मतलब वैसा यौगिक जो सभी जीवों में पाया जाएगा, इस बात की गारंटी है, जीवों में गारंटी पाया ही जाएगा। तो इस प्रकार का अनिवार्य जैव यौगिक जो है वह कार्बन है। जैसा कि पहले से एक जैव शक्ति का सिद्धांत था जिसको वर्जिलियस ने दिया था, और उस जैव शक्ति सिद्धांत में कहा गया था कि जितना भी कार्बन हम प्राप्त करते हैं वह किसी न किसी रूप में जीवों से ही प्राप्त करते हैं या पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बना पाना संभव नहीं है, लेकिन वोहलर एक वैज्ञानिक आए जो वर्जिलियस के शिष्य थे। उन्होंने प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को तैयार किया और जैव शक्ति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर होगा कि जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो कार्बन है, कार्बन। तो बने रहिए, नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।